हेलो एवरीवन। भाई देखो, इससे पहले के वीडियो में हमने कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ और कैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ था, उसको हमने समझा था। अब आज के इस लास्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि कैसे सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उसके विघटन होने के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनने के बाद रूस को अमेरिका द्वारा जो मदद दी गई, जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं, उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था क्या आगे बढ़ पाई? क्या रूस जो अपने जिन कारणों को लेकर उसका विघटन हुआ था सोवियत संघ का, क्या वह सभी कारण अब ठीक हो गए या शॉक थेरेपी से रूस को और बुरे परिणामों को देखना पड़ा? तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म तीनों में आता है और इंपॉर्टेंट है, आने के चांस कंफर्म है इसके। और आपको तीनों में से ये 2 बार देखने को जरूर मिलेगा, एक बार 4 नंबर में, एक बार 6 नंबर में। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझते हुए इसके सारे एकदम, चाहे से 2 नंबर का बनाए 1 नंबर का बनाए, हम सभी क्वेश्चनों और टॉपिकों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी क्या थी और शॉक थेरेपी के बाद कैसे जो सोवियत संघ था, रूस, बात समझ गए, जिसको शॉक थेरेपी दी गई, उसका विघटन के बाद शॉक थेरेपी के रूस को अपने क्यों उद्योगों को बेचना पड़ा, मतलब तमाम बातों को समझ लेंगे अब देखना। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो यहां पर है, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपसे कहा था कि 25 दिसंबर 1991 को, कब? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो जाता है भैया? विघटन हो जाता है। और जो आपका सोवियत संघ था, बात समझ गए, इसका क्या हो जाएगा? विघटन कब हो जाएगा भाई? 25 दिसंबर 1991 को। और 15 नए देशों के अंदर टूट जाएगा कौन? सोवियत संघ। और इन 15 नए देशों में से मैंने बताया था जो उत्तराधिकारी बनेगा, जिसके पास सारी सोवियत संघ की पावर, संधियां, बात समझ गए, है ना, वो सब आएगा, वो रूस था। मतलब रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जैसे राजा के बाद उसका बेटा आता है ना, प्रिंस, जिसे आप राजकुमार कहते हो, तो वही चीज, उसी को बोलते हैं उत्तराधिकारी आने वाला। ठीक है, अब रूस जो था उसके पास सारी सत्ता और पावर थी, जो पहले किसके पास हुआ करती थी? सोवियत संघ के पास। और मैंने समझाया भी था आपको कि जो रूस था, बात समझ गए, वही सोवियत संघ, और जो सोवियत संघ था वही रूस है। बस इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम सोवियत संघ और रूस को एक ही मानते हैं। अब रूस जो था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल उस समय क्या हो चुकी थी? बर्बाद हो चुकी थी। तभी तो उसका क्या हो गया था? विघटन। रूस की अर्थव्यवस्था डाउन थी, वहां पर विदेशी वस्तुओं की कमी थी, विदेशी व्यापार ना के बराबर, क्योंकि आपको पता ही है सोवियत संघ जो था वो सोवियत प्रणाली यानी कि बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था, विदेशी कंपनियां सोवियत संघ के अंदर नहीं थी, तो रूस के अंदर भी नहीं होंगी, क्योंकि रूस और सोवियत संघ दोनों एक ही है। बात समझ गए, नहीं समझ गए? क्लियर? और मैंने समझाया था, अब जो किसी भी देखो, कोई देश होता है, उस देश को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए भाई? अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके पास पैसा होगा तभी वो अच्छे अच्छे कार्य कर पाएगा, जनता की भलाई के कार्य कर पाएगा। और मैंने बताया था कि सोवियत संघ का विघटन ही इसलिए हो गया था क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी जितनी भी उसके पास संसाधनों का पैसा था, सब उसने पिछलगू देशों पर, हथियारों पर, भारी सुरक्षा पर और शीत युद्ध पे खर्च कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन होता है। अब रूस को क्या करना था कि अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से बिल्ड करना था, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाकर, ताकि जो विकास, जो भलाई है, जो कार्य है, वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी? परेशान हो चुकी थी। इसीलिए तो जनता रोडों पर आ गई थी, उसने राष्ट्रवादी भावनाओं में क्या आ गई थी? वृद्धि। समझ गए? अब जो रूस के नए सरकार थी, जो रूस था, उसमें एक चुनौती थी कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को जो बिल्ड करना है, क्या वो पहले वाले तरीके से करना है या पुराने वाले तरीके से करना है? बात समझ रहे हो, है ना? अब जो रूस था, उसने क्या करा कि भैया साम्यवादी प्रणाली से तो हमारा भला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका रीजन था, क्योंकि साम्यवादी प्रणाली को रूस 1917 से फॉलो करते हुए आ रहा था और उसने उस प्रणाली का खामियाजा देख लिया। तो अब रूस के द्वारा और पूर्वी यूरोप के देशों के, बात समझ गए, किनको? रूस और पूर्वी यूरोप के देश, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मदद दी गई। क्या दी गई? मदद। और ये जो मदद दी जाएगी, इसी मदद का नाम होगा शॉक थेरेपी। क्या बोलेंगे इसको? शॉक थेरेपी। तो आप बोलोगे जो रूस और पूर्वी यूरोप के देश जो थे, जो सीआईएस के अंदर भी शामिल हो जाएंगे, है ना, उन देशों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो मदद दी गई, उसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछेगा भाई शॉक थेरेपी क्या थी, तो आप बता दोगे कि शॉक थेरेपी एक मदद थी जो रूस और पूर्वी यूरोप के देशों को दी गई। अब मैटर ये करता है कि थेरेपी दी किसने थी, तो ये थेरेपी और ये मदद देने वाला कौन था? अमेरिका। कौन था ये मदद देने वाला बंदा? अमेरिका था। और अमेरिका द्वारा पता है क्या किया गया? देखो,
शीत युद्ध के टाइम पर प्रतिद्वंदिता चल किस में रही थी? चल रही थी प्रतिद्वंदिता अमेरिका और सोवियत संघ में। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब सोवियत संघ के स्थान पर कौन आएगा? रूस, जो उसका उत्तराधिकारी है। अब उसी रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मदद कौन दे रहा है? अमेरिका। जबकि ठीक इससे पहले ये दोनों आपस में क्या थे? प्रतिद्वंदी, यानी कि दुश्मन थे, एक दूसरे के खिलाफ वॉर लड़ रहे थे, जिसे आपने शीत युद्ध कहा। बात समझ गए मेरी, है ना? अब जो अमेरिका है वो मदद कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि आघात पहुंचाकर उपचार करना किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने आघात पहुंचाया है, अब वही क्या कर रहा है? उपचार कर रहा है। इसी को बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। बात समझ गए? क्लियर है? तो शॉक थेरेपी का अन्य नाम क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। या फिर वो इसी को इस बात से ही बोलेगा कि चोट पहुंचाकर मल्लम लगाने से आप क्या समझते हो? तब बोलोगे ये शॉक थेरेपी के बारे में कथन कहा गया है, जो अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मदद दी थी, उसी को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना या फिर चोट पहुंचाकर मल्लम लगाना कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक समझ आ गई? अब जो अमेरिका था वो बेसिकली किस व्यवस्था को फॉलो करता था? आप सभी को मैंने बता रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भाई साहब। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें मैंने बताया था क्या फर्क होता है पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। तो मैंने समझाया था ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है, साम्यवादी बंद अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात दोनों होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में सरकार बाहर वाले सामानों को अपने देश में आयात करने पर क्या लगा देती है? प्रतिबंध लगा देती है, निर्यात कर सकती है वो। बात समझ गए? बाकी निर्यात जब किसी तुम आयात नहीं करोगे, वो भी तुमसे आयात नहीं करेगा। बात समझ गए? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी, इसको अपनाया जाएगा किसके द्वारा? रूस के द्वारा, है ना? और अमेरिका ने ये जो शॉक थेरेपी है, इसके अंदर जो कार्य था कि अपनी अर्थव्यवस्था को आप में क्या बदलाव करना है, कहां कहां आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पर आपको किधर से कहां से पैसा उधार मिलेगा, तो ये सारी चीजें अब अमेरिका बताएगा किसको? रूस को, कि सुनो भाई रूस, तुम्हें ये पैसा इधर लगाना है, ये चीज कर लो, अर्थव्यवस्था कर लो, इससे व्यापार करो, उससे व्यापार करो, तमाम चीजें डायरेक्शन कौन देगा? अमेरिका। और अमेरिका का मतलब यह है कि अमेरिका की दो संस्थाएं हैं जो रूस का मार्गदर्शन करेंगी। समझ गए? और वो दो संस्थाएं कौन थी? एक थी आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक थी डब्ल्यूबी। ये दोनों एक्चुअली में अमेरिका द्वारा बनाई गई संस्था है, ब्रेटन वुड प्रणाली से। ठीक है? आईएमएफ और डब्ल्यूबी। तो क्वेश्चन देखना कितना भयानक पूछेगा आपसे। वो कहेगा शॉक थेरेपी किसने किसको दी? तो आप बोलोगे शॉक थेरेपी अमेरिका ने रूस को दी, सोवियत संघ को नहीं। ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर सोवियत संघ हो तो आप सोवियत संघ मार दो और बोलो घर में एक आंसर सही। गलत। रूस को दी थी किसने? अमेरिका ने। लेकिन अगर पूछेगा निर्देशित किसके द्वारा थी? निर्देशित मतलब इसमें डायरेक्शन क्या कैसे करना है, ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा। तो अगर मैं कहूं कि शॉक थेरेपी निर्देशित किसके द्वारा थी, तो आपका आंसर होगा कि भैया शॉक थेरेपी जो निर्देशित थी वो थी आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा। और ये दी किसने थी? अमेरिका ने। किसको दी थी? रूस को। समझ गए? तो क्या बोलेगा मैंने आपसे कि शॉक थेरेपी को बनाने वाले कौन थे? आईएमएफ और डब्ल्यूबी। शॉक थेरेपी दी किसने थी? अमेरिका ने। किसको दी थी? रूस को। शॉक थेरेपी का अन्य नाम आघात पहुंचाकर उपचार करना, क्योंकि जिसने आघात पहुंचाया वही क्या कर रहा है? उपचार। अब मैटर ये है कि शॉक थेरेपी एक्चुअली में क्या बला का नाम है। देखो, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, उससे बोलते हो सर मेरे को एक तकलीफ है। डॉक्टर कहता है भाई ठीक है तेरी तकलीफ है, तो मैं क्या करता हूं तुझे दवाई देता हूं, लेकिन तुझे इस दवाई को खाने से पहले कुछ व्यवस्थाओं को चेंज करना होगा, मेरी बातों को मानना होगा, बाहर का नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ठंडा पानी नहीं पिएगा, चावल नहीं खाएगा। कुछ आपको उपाय बताता कि नहीं बताता? तो वैसे ही अब अमेरिका जो था, जब शॉक थेरेपी देगा तो इस शॉक थेरेपी के अंदर कुछ उपाय थे जो आपको मानने पड़ेंगे। जैसे शॉक थेरेपी के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो दो ही है। देखो, अर्थव्यवस्था चलाने के दो ही ऑप्शन है, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या पूंजीवादी हो। और शॉक थेरेपी में कहा गया कि आप दोनों में से किसी एक को ही चुनोगे, और चुनना किसको होता है? पूंजीवाद को। यानी कि शॉक थेरेपी मिलने के बाद आपको पूंजीवाद को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी है तो भैया आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से क्या बना लो? पूंजीवाद। समझ गए? दूसरा, अगर आप बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हो तो आपको बंद अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, और बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर क्या अपनाना पड़ेगा? आपको खुली अर्थव्यवस्था अपनाना पड़ेगा, ताकि विदेशी कंपनियां आपके देश में आए और वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, जिससे आपके पास विदेशी मुद्रा आए और टैक्स आए, वस्तु आए, टेक्नोलॉजी आए, जिसके बल पर आप जनता की भलाई के कार्य कर सको। और जो चीज आप जनता को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, वो विदेशी कंपनियां आकर आपके देश में क्या कर देंगी? प्रोवाइड करवा देंगी। अब इसमें विदेशी कंपनियों को क्या फायदा है? उनको ग्राहक मिल जाएंगे, उनको पैसा मिल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जनता को सुविधा मिल जाएगी, और सरकार को टैक्स और इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके देश में विदेशी व्यापार आ सके, विदेशी कंपनियां आ सके? आपको मुद्रा का परिवर्तन करना होगा भैया। क्या करना होगा? मुद्रा का परिवर्तन। मुद्रा का परिवर्तन करोगे तभी तो विदेशी कंपनियां आपके देश में आएंगी। तो ये क्या है, जब आप शॉक थेरेपी फॉलो करोगे तो आपको कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी। ठीक, फिर शॉक थेरेपी फॉलो करने का तो कह तो रहा है कि आपको विदेशी मुद्रा का परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सामूहिक प्रणाली को बदलना पड़ेगा। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट चीजें हैं, गवर्नमेंट प्रणाली है, गवर्नमेंट सिस्टम है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनको बंद करो। उसके स्थान पर आपको निजी प्रणाली यानी कि प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पूंजीवादी बनना पड़ेगा। निजी प्रणाली को मानना पड़ेगा। निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट। सामूहिक मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। यानी कि आपको गवर्नमेंट की चीजों को छोड़कर प्राइवेट की चीजों को ज्यादा अपनाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सामूहिक प्रणाली को छोड़कर निजी प्रणाली की तरफ बढ़ना होगा आपको। ये मैं वो बता रहा हूं जिससे शॉक थेरेपी फॉलो की जाएगी। तो क्वेश्चन ही पूछेगा कि शॉक थेरेपी के अंदर जो उपाय बताए गए थे वो क्या थे। अब आधे बच्चे क्वेश्चन घूम रहे हैं कि भाई साहब पूछ क्या रहा है, शॉक थेरेपी पूछ रहा है, उपाय पूछ रहा है। तो यहाँ पता होना चाहिए आपको, ये शॉक थेरेपी के अंदर बता रहा है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद इसके अंदर बोला गया कि जो शॉक थेरेपी अपनाओगे आप, इस शॉक थेरेपी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, आज समझ गए, गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट चीजें हैं उनको क्या कर दो? प्राइवेट कर दो। क्या कर दो? उनको प्राइवेट कर दो। बात समझ गए नहीं समझ गए? पश्चिमी देशों के साथ क्या करना शुरू कर दो? व्यापार। किनके साथ? पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दो, ताकि वो आपका क्या करें? मार्गदर्शन करें, वो आपको बेहतर की तरफ ले जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये कंडीशंस बताई गई थी शॉक थेरेपी को अपनाने के लिए। और अब यहां पर क्या होता है कि जो सारी बातें शॉक थेरेपी को अपनाने के लिए कही गई, तो वो क्वेश्चन ही पूछेगा कि शॉक थेरेपी को अपनाने के लिए क्या तरीके थे। तो ये तरीके थे जिससे आप शॉक थेरेपी अपनाओगे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपने क्या अपना ली? शॉक थेरेपी। समझ आया? क्लियर है? और यही सारी बातें किसने बोली थी? IMF और WB ने। समझ गए? उन्होंने कहा भाई ठीक है आप करो, बाकी जो हम आपको इन्वेस्टमेंट है वो देंगे। ठीक है, तो इसी को बोला गया शॉक थेरेपी। अब रूस जो था उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से मेरा भला हो नहीं पाया, अब मुझे ये सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बदलते परिवेश में मुझे पूंजीवाद बनना पड़ेगा, क्योंकि साम्यवाद से मेरी दाल नहीं गलेगी भाई। और रूस ने ये सारे बदलाव जो है वो किए। किसने किए? रूस ने वो सारे बदलाव किए। बात समझ गए? किसने किए भाई? रूस ने। अब रूस ने जो ये सारे बदलाव किए, बात समझ गए? क्लियर? इससे क्या होगा भाई? बोला तो यही गया है ना कि इससे आपको फायदा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, आप हमारी तरह हो जाओगे। बात समझ गए नहीं समझ गए? जैसे भाई मान लो कोई पहलवान है, बात समझ गए, उसने भाई साहब 1 किलो काजू बादाम खा लिया, ठीक, और खा के एकदम बॉडी बॉडी बना ली उसने। मान लो तुमको लगा कि मैं भी 1 किलो काजू बादाम खा लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। अब भैया उसका मेटाबॉलिज्म, उसका पाचन तंत्र अलग है, वो मेहनत कर रहा है, वो जिम भी जा रहा है, वो हर चीज कर रहा है। तुम्हें बस क्या लगा कि उसने ये चीज की और इससे उसकी बॉडी बन गई, तुमने भी 1 किलो काजू बादाम खा लिया, तुम्हारे कब्ज होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रूस का यही हुआ, क्योंकि रूस, देखो आगे मैं आपको जब चाइना पढ़ाऊंगा ना, मैं वहां पर आपको एक चीज बताऊंगा कि चाइना भी पहले साम्यवादी था, फिर वो पूंजीवादी बनेगा। लेकिन आप पढ़ोगे वहां पर कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी जो उसने, देखोगे ना इतने तरीके से स्टेप बाय स्टेप खोला कि वो चीज उसको नेगेटिव की जगह बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देके गई, और आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कौन? चाइना। क्योंकि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, उसने एकदम में अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी नहीं बनाया था। लेकिन यहां पर रूस गलती कर जाएगा, और रूस क्या गलती करेगा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे ही चेंज करेगा तो जनता जो थी वो समझ ही नहीं पाएगी, सरकार डगमगा जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी, और लंबे अरसे से सोवियत प्रणाली एकदम से पूंजीवादी बनेगी। तो व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ जाएंगी कि जो फायदे की बात कही गई थी रूस को, वो उसका दुगना नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं अगर ये कहूं कि जितना 1991 से पहले सोवियत संघ को नुकसान नहीं हुआ, बात समझ गए, उससे दुगना नुकसान उसे कब हो जाएगा, है ना? उससे दुगना नुकसान कब हो जाएगा उसको? शॉक थेरेपी के बाद। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा आप समझते हैं। देखो अब जैसे ही रूस ने शॉक थेरेपी अपना ली, बात समझ गए नहीं समझ गए? वहां पर था क्या भाई? सोवियत प्रणाली थी, जनता सरकार पे आश्रित थी, सबको पता था कि सरकारी नौकरी निकलती है, भाई सरकार हमारे को रोजगार देगी, भाई सरकार कल्याण करेगी, हमारा सरकारी अस्पताल है, सरकारी सुविधाएं, वो सारी बंद हो गई। अब जैसे ही सरकारी सुविधाएं बंद हुई तो लोग जो थे वो और क्या हो गए? डाउन हो गए, गरीब और गरीब हो गया, और जो अमीर थे उनकी संख्या कम हो गई और वो और ऊपर बढ़ गए। ठीक, लेकिन संख्या कम हो गई। समझ गए? रूस ने जैसी अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, पूंजीवाद, साम्यवाद से पूंजीवाद बनाया, उसके बाद रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरा का पूरा चरमरा गया। समझ गए? क्या हो गया? रूस का पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, जिसकी वजह से अब रूस के पास जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए पैसा नहीं बचा, देश चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। अब ऐसे में जब एक देश के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसा नहीं बचता है तो वो अपने महत्वपूर्ण उद्योगों को, कंपनियों को बेचना शुरू
करेगा। तो अब यहाँ पर रूस क्या करेगा, अपने उद्योगों को बेचना शुरू करेगा। उसी को बोलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास है। अभी देखो आप समझ जाओगे। आई थिंक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी ना कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, अब इसको फटाफट पढ़ लो आप लोग, है ना। देखो यही समझाया मैंने आपको, शॉक थेरेपी। देखो कहते हैं ना शॉक थेरेपी, तो क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्या बोल रहा है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस मध्य एशिया के गणराज्यों को और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर, किसकी ओर, पूंजीवाद की ओर, क्योंकि वो पहले सब क्या थे, साम्यवादी, अब वो सारे क्या बनेंगे, पूंजीवादी। संक्रमण का मतलब क्या होता है, संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, क्या शॉक थेरेपी संक्रमण का बेहतर मॉडल थी, यानी कि क्या शॉक थेरेपी से रूस जो था उसमें बेहतर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। बात समझ गए, नहीं समझ गए, मार्कर भारी होगा ना, समझ गए। तो क्या वो बेहतर परिवर्तन थी, तो ये पूछेगा आपसे, है ना, जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित थी। तो मैंने बताया भी था आपको कि शॉक थेरेपी किसके द्वारा निर्देशित थी, आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा। ठीक है, जैसे आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। क्लियर। तो ये शॉक थेरेपी तो मैंने आपको समझा भी दी थी, समझ गए। एक्चुअली में संक्रमण क्या है, देखो साम्यवाद से क्या बन रहे हैं हम, पूंजीवाद। तो यही तो क्या है भाई, संक्रमण है ना, साम्यवाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, इसी को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं, संक्रमण। किसी एक अर्थव्यवस्था को छोड़कर दूसरी अर्थव्यवस्था को अपना लेना क्या कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। चलो क्वेश्चन पूछेगा, क्या शॉक थेरेपी संक्रमण का बेहतर तरीका थी। क्लियर है ना। और मैंने कहा शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, मतलब कैसे अपनाया जाएगा शॉक थेरेपी को। तो मैंने कहा था ना, इसमें मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, निजी मतलब प्राइवेट चीजों को, इसमें जितना भी मालिकाना हक है वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा, किसी प्राइवेट ऑनरशिप एक व्यक्ति के हाथ में होगा। ठीक है, इसमें राज्य यानी कि सरकार की संपदा का क्या करना होगा, निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है निजीकरण, क्या होता है, निजीकरण, और एक होता है राष्ट्रीयकरण। क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। दोनों में क्या फर्क है, देखो निजीकरण का मतलब और राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या। देखो जब कोई प्राइवेट कंपनी, क्या है, कोई प्राइवेट कंपनी, उसे गवर्नमेंट खरीद ले, क्या कर ले, उसे गवर्नमेंट खरीद ले, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। मान लीजिए मेरा घर था, बात समझ गए, क्लियर, या मेरी कोई कंपनी थी मान लीजिए। अब सरकार को कहा कि नहीं नहीं नितिन जी तुम अपनी हमारे को बेच दो। अब भाई मान लो सरकार ने मेरी कंपनी मुझसे खरीद ली, तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण। किसी प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट बन जाना वो कहलाता है राष्ट्रीयकरण, और किसी गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेट बन जाना क्या कहलाता है, निजीकरण। बात समझ गए। जैसे अभी मोदी जी ने हमारे क्या कर दिया, बात समझ गए, नहीं समझ गए, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया, है ना, पहले वो गवर्नमेंट थी। ठीक, तो निजीकरण और राष्ट्रीयकरण समझ आ गया, यानी कि यहाँ पर निजीकरण को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीयकरण को छोड़ना पड़ेगा आपको। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म को अपनाना होगा। मैंने भी आपको पीछे समझाया कि जितने भी सामूहिक मतलब गवर्नमेंट चीजें हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनको प्राइवेट की तरफ ट्रांसफर कर दो भाई, उनको बेच दो। ठीक है, मुक्त व्यापार अपनाओ। क्लियर है, क्या अपनाओ, मुक्त व्यापार, यानी कि अर्थव्यवस्था खोल दो। बात समझ गए, ताकि कोई भी देश आपके साथ व्यापार कर सके। बात समझ रहे हो, क्लियर है। जो आपने बैन लगाया वो हटाओ। मुद्राओं का क्या करो, परिवर्तन करो, ताकि विदेशी कंपनियां आपके देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि जब तक आप मुद्रा का परिवर्तन नहीं करोगे विदेशी कंपनियां आपके देश में एंट्री नहीं हो पाएंगी, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगी। पश्चिमी देशों के साथ क्या करो, अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ो, उनके साथ व्यापार करो। समझ गए, क्लियर। और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात समझ गए, क्लियर। इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो पूंजी या तो संवाद, लेकिन अपनाना क्या है, इसमें पूंजीवाद ही अपनाना है, साम्यवाद तो रूस पहले से ही था। ठीक है, तो ये थे तरीके जैसे शॉक थेरेपी को अपनाया जाएगा। अब मैंने कहा रूस ने अपना लिया, और जैसे ही रूस ने शॉक थेरेपी को अपनाया, आज समझ गए, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। उसका रीजन मैंने समझाया ना आपको, यही था कि लंबे अरसे से वो सोवियत प्रणाली को चलाते हुए आ रहा था, जनता उसकी आदी हो चुकी थी, जनता सरकार पर आश्रित थी, और एकदम से तुम उसको क्या कर दोगे, बदल दोगे, तो जनता बावली हो जाएगी। आप एक तरीके से समझो भाई, मान लो कोई अस्पताल है, वो सरकारी है, हजारों लोग, लाखों लोग उसके अंदर में इलाज कराते हैं, और तुम एक दिन जाते हो अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तुम्हें पता लगता है प्राइवेट हो चुका है, तभी आप कह रहे हो भीड़ भीड़ कम लग रही है। तो देखोगे ना, प्राइवेट होते ही वहां पर वो लोग नहीं आएंगे जिनके पास पैसा नहीं है। बात समझ गए, नहीं समझ गए। सरकारी था तो चले जाते थे, तो वही चीज है। इसीलिए गवर्नमेंट अस्पतालों में भीड़ मिलेगी, प्राइवेट में नहीं मिलेगी। समझ गए। अब भाई मान लो अगर सरकार कहते कि भाई दिल्ली के सारे स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, तो जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ा लेंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे फिर। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक स्कूलों के अंदर से कई सारी भीड़ खत्म हो जाएगी। अब जिन जो भीड़ खत्म हुई है उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यही हुआ, क्योंकि सरकार ने सारी रियायतें बंद कर दी, सारी सुविधाएं जो सरकार मुहैया कराती थी वो बंद कर दी। जैसे मान लो भारत सरकार क्या कर दे, आपको राशन देना बंद कर दे, तो अब हो सकता है मध्यम वर्ग जिसकी स्थिति अच्छी है उसको फर्क ना पड़े, अमीर वर्ग को फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सरकार की हो सकता है उस योजना पर ही आश्रित हो, उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अब वो और मोहताज हो जाएगा खाने का। तो वही बोला गया कि इससे गरीब और अमीर में अंतर बढ़ जाएगा, और गरीब जो है वो और गरीब हो जाएगा। बात समझ गए, क्लियर। वही कह रहे हैं। देखो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो 6 नंबर के अंदर शॉक थेरेपी का परिणाम ही पूछ लेता है। बात समझ गए। तो मैंने बताया शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, कि रूस का औद्योगिक ढांचा जो था वो पूरा का पूरा क्या हो गया,
चरमरा गया। मतलब वहां पर पूरा इंडस्ट्री जो थी वो तबाह हो गई, पूरा का पूरा रूस का औद्योगिक ढांचा जो है वो क्रैश कर गया। वहां अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अब कोई पैसा वगैरह नहीं बचा। सरकार को मतलब देखो, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, जनता से आएगा, समझ गए नहीं समझ गए, या विदेशी कंपनियां या टैक्स वगैरह के रूप में आएगा, समझ गए। सोवियत प्रणाली में इतना पैसा आ नहीं जाता, विदेशी कंपनी एकदम कूदेंगे नहीं, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर। तो यही था, वहां पर पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, आर्थिक परिणाम के अनुकूल नहीं हुए। मतलब जो उन्होंने सोचा था कि हमें इसे पॉजिटिव साइन मिलेगा, वो नेगेटिव मिल गया। कभी कभी होता है डॉक्टर दवाई देता है आपको अच्छे के लिए, आप दवाई खाई आपको और मिर्गी आ गई, भाई साहब। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसके भी ऐसा हो गया था, उसने गलत दवाई खा ली, उसकी तबीयत 10% खराब थी, वो 100% खराब हो गई। बात समझ गई नहीं समझ गई, उसे एडमिट करना पड़ गया था। ठीक, रूसी मुद्रा रूबल में क्या आ गई, भारी गिरावट। क्या आ गई, रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, रूस की मुद्रा रूबल क्या है, रूबल है, रूस की मुद्रा रूबल। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। बात समझ गए, दो मुद्रा रखना, इसके अलावा कोई चौथी मुद्रा नहीं पूछेगा, तीसरी मुद्रा नहीं पूछेगा आपसे। एक रूबल याद रखना, एक रूस याद रखना, ये एक नंबर में मारता है बस, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी मुद्रा आज तक कुछ ही ना पूछेगा, है ना। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या हो गई, नष्ट। पढ़ाया था पहले, क्या था, साम्यवाद, अब क्या हो गया, पूंजीवाद। यानी कि पुरानी व्यवस्था क्या हो चुकी है भाई, नष्ट। यानी कि अब वो लोग क्या बन चुके हैं, पूंजीवादी। और पूंजीवादी में भैया चलती किसकी है, जिसके पास पैसा, जब तक है पैसा वो पूछेगी कैसा। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी गिराज सेल देखी गई, क्या देखी गई, गिराज सेल। आज समझ गए नहीं समझ गए, गिराज सेल मैंने बताया था क्या होती है। देखो, गिराज सेल क्या था, रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए, ताकि उसके पास धन की आपूर्ति बढ़ जाए। भाई सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए पैसा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास अपना इलाज कराना है, वो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास एक बुलेट है, तो अब क्या करोगे, आप अपने संसाधन को बेचोगे। संसाधन मतलब बुलेट, जो आपके पास बुलेट है वो आपका संसाधन है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। या अपना घर बेचोगे, कुछ भी बेचोगे, फोन बेच दोगे अपना। तो आप क्या करोगे, आप अपने संसाधन को बेचकर धन की आपूर्ति पूरी करोगे। अब सरकार को अर्थव्यवस्था चलानी थी, पैसा था नहीं, तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने अपनी कंपनियों को बेचना शुरू करा। ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ा खतरनाक सीन हुआ था, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कभी कभी ना वो ग्रास से 2 नंबर के अंदर अच्छे से पूछ लेता है। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को। तो एक्चुअली में हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो पैसा चाहिए था, उस पैसे की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करेगी, कंपनियों को बेचना शुरू करेगी। और इसको मैंने पढ़ाया था, क्या बोलेंगे, निजीकरण। क्या बोलेंगे इसको, निजीकरण। सरकार ने क्या करा, बेचना शुरू किया। अब जब सरकार ने इसको बेचना शुरू किया, तो रूस की सरकार ने एक दिमाग लगाया। उसने कहा यार देखो, हमें अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कंपनी को बेचना पड़ेगा। अब जो हम ये कंपनी बेच रहे हैं, हम क्यों ना एक ऐसा कंडीशन बनाए कि जब ये कंपनी की, देखो सरकार जब भी कोई कंपनी बेचती है ना, जब भी कोई टेंडर देती है, जैसे मान लो सरकार को रोड बनाना है, ठीक है, तो सरकार कहती है भाई यहां से लेकर वहां तक 10 किलोमीटर का रोड बनना है। अब ये रोड बनने के लिए सरकार क्या करेगी, 4-5 कंपनियों को अपने पास बुलाएगी कि भाई फलाना तारीख को आप इस जगह पर आ जाना, नीलामी लगेगी, बोली लगेगी, जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, टेंडर पास होगा। मतलब अब सरकार बोलती है कि भाई 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, आप में से कौन है जो मुझे रोड बनाकर देगा। तो भाई सारे बोलते हैं हम रोड बनाने ही आए हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आप बताओ कितने का रोड बना के दोगे मुझे, कितना मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब एक बोलता है सर 10 करोड़ में बना देंगे हम तो, एक कहता है हम तो सर 8 करोड़ बना देंगे, एक कहता है सर हम तो 6 करोड़ के अंदर बना देंगे। समझ आया। अब एक आया उठ के बोला भाई साहब हम तो 1 करोड़ के अंदर बना देंगे। समझ आया। तो रोड का बंटाधार होता कैसा है, ऐसा ही होता है। मतलब 10 करोड़ वाला बंदा सोच रहा है यार 1 करोड़ बना कैसे देगा। अब वो बनाएगा क्या, बिल्कुल पतली पतली लेयर बिछा देगा पन्नी की तरह, उसमें से 1 करोड़ में से पैसा सरकार ले जाएगी। तो ये होती है बोली। सरकार यहाँ पर तो सरकार क्या कर रही है, काम दे रही है, लेकिन जब सरकार को कंपनी बेचनी होती है तो भी सरकार क्या करती है, नीलामी करती है। नीलामी, ये भाई सरकार की कोई कंपनी है, सरकार उसे बेच रही है, तो सरकार एक दिन डिसाइड करेगी, वहां बड़ी बड़ी कंपनी के जो ओनर है वो आएंगे, वो बोली लगाएंगे, जैसे आईपीएल के अंदर लगती है। अब वो बोली लगाएंगे तो सरकार बोलेगी भाई इसके कौन अमाउंट कितने पे करेगा, तो भाई एक बोली स्टार्ट होती है, जो उसका अमाउंट होता है वहां से। तो कोई बोलेगा 10 रुपए, कोई बोलेगा 100 रुपए, कोई बोलेगा 1000 रुपए, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा सरकार उसको दे देती है। समझ गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सरकार ने सोचा कि जब मुझे अपनी कंपनी बेचनी है तो मैं ये प्राइवेट या किसी दूसरे देश के व्यक्ति को बेचने की बजाय क्यों ना मैं ये कंपनी अपने देश के ही नागरिक को बेच दूं। भाई इससे क्या होगा कि जो मेरी कंपनी थी वो किसी बाहर देश या किसी अन्य देश के नागरिक के पास या किसी बाहर की कंपनी के पास जाने से अच्छा है मेरी देश की कोई कंपनी या मेरे देश का कोई नागरिक खरीद ले। इससे क्या होगा कि ये निजी तो हो जाएगी बट रहेगी तो मेरे देश की ही। समझ गए। तो सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया था बट वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो नीलामी रखी, क्या रखी, जो नीलामी, उस नीलामी के अंदर वही व्यक्ति आएगा जिसके पास सरकार द्वारा दिया गया एक अधिकार पत्र होगा। क्या होगा? अधिकार पत्र। अब ये अधिकार पत्र सरकार ने इशू किया। अब अधिकार पत्र मतलब एक आईडी कार्ड समझ लो आप, कि सरकार ने एक आईडी कार्ड इशू किया कि जिस व्यक्ति के पास ये आईडी कार्ड होगा वही उस नीलामी के अंदर पार्टिसिपेंट यानी कि भाग लेगा। बात समझ गई? किसने बोला? रूस की सरकार ने। इसको बोला गया कि अधिकार पत्र देंगे। अभी अधिकार पत्र दिए गए देश के नागरिकों को,
कि आप जो है इसको लेकर आ जाना, इससे कोई बाहर का व्यक्ति हमारी नीलामी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। अब जो देश के नागरिक थे उनको ये बात समझ में आई कि भाई साहब सुनो, ये जो अधिकार पत्र हमारे को मिला है कंपनी खरीदने के लिए, हमारी हालत है कंपनी खरीदने की, हम तो खरीद ही नहीं पाएंगे। हम तो भैया इस अर्थ इस कगार पे है कि कल को हम लाइन लग जाए सरकारी राशन की। तो वहां के जो नागरिक थे, जो छोटी मोटी कंपनियां, फिर जो कंपनियों के ऑनर थे, उनको पता था कि हम इस कंपनी को ऑन नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उस अधिकार पत्र को बड़े व्यापारियों के हाथ में, दूसरे देशों के व्यापारियों के हाथ में, काला बाजारियों के हाथ में बेच दिया। समझ रहे हो क्या करा उन्होंने? जो सरकार ने उनको अधिकार पत्र दिया है कंपनी में आने के लिए, उन्होंने उस अधिकार पत्र को किसी दूसरे नागरिक को बेच दिया, दूसरे देश के प्राइवेट कंपनी को। अब वो उस अधिकार पत्र का उसका अमाउंट पे कर देगी, तो उसके पास उस अधिकार पत्र से पैसा आ गया। उसने क्यों बेचा? क्योंकि उसके बस की नहीं थी, क्योंकि उसे पता मैं नहीं खरीद पाऊंगा। और सरकार ने उसको क्यों दिया? क्योंकि सरकार को लगता था कि ये खरीद लेगा और इस ये मेरे देश का नागरिक है, ऐसे देश का पैसा देश में रहेगा, कंपनी में मेरे देश के नागरिक के पास जाएगी भाई। अब काला बाजारियों के हाथों अधिकार पत्र चला गया। समझ गए? इसी को बोलते हैं अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेचना रूस के अंदर। अब वो लेकर एंट्री मार गए। कहां मार गए? नीलामी के अंदर। कौन? बाहर के व्यक्ति। और वो गठजोड़ करके आए थे अपनी, बिल्कुल कि भाई देखो इससे ज्यादा ऊपर को नहीं जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? कि इससे ज्यादा ऊपर वो कितना भी रेट बोले, हमें उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि जब रूस के अंदर बोली लगना शुरू हुई तो ऊंची बोली लगी ना, और सरकार की कंपनी खरीदने के लिए रेडी नहीं कोई जल्दी। भाई ये तो पहले डूबी पड़ी है, ऐसे कौन खरीदेगा, बहुत पैसा लग जाएगा इसको तो उभारने में। तो सरकार को मजबूरन अपनी कंपनियों को, क्योंकि पैसा तो सरकार को चाहिए था, औने पौने दामों के अंदर बेचना पड़ा। क्या करना पड़ा? औने पौने दामों। औने पौने मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपए की कंपनी है, सरकार ने 25-30 रुपए के अंदर बेच दी, इसको बोलते हैं औने पौने दाम। मतलब बहुत कम रेटों के अंदर, इतने कम रेटों में सरकार ने अपनी कंपनियों को बेचा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल, जिसमें रूस ने 90% उद्योगों का कर दिया, निजी हाथों को बेच दिया। निजी मतलब प्राइवेट को। यहां पर एक कहानी समझ आई थी पूरी, अब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक। और इसके बाद आर्थिक विषमता बढ़ गई। विषमता मतलब क्या है? अमीरी और गरीबी के बीच का क्या बढ़ गया? अंतर बढ़ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? ध्यान समझना, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, या तो मैंने बस स्टेप लिखे हैं, ठीक है ना? 6 नंबर में जब ये आएगा तो सरकार ने क्या करा? आर्थिक विषमता बढ़ गई, यानी कि जो अमीरी और गरीबी है उसके बीच में क्या बढ़ गया? अंतर बढ़ गया। क्लियर है ना? खाद्यान्न संकट हो गया, लोगों को खाने पीने की क्या हो गई? दिक्कत हो गई। कृषि बिल्कुल ही डाउन हो गई। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? अब बाहर से जो वस्तु आएगी उसके लिए टैक्स, पैसा चाहिए भाई, है ना? माफिया वर्ग का उदय हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाने से पैसों की दिक्कत हो गई, वहां पे मुद्रा में गिरावट आ गई। माफिया वर्ग मतलब वहां चोरी डकैती हत्या बढ़ गई। समझ गए? और वहां पर बड़े बड़े अमीर लोगों को गिरफ्तार, मतलब किडनैप किया जाने लग गया। माफिया वर्ग जो है वो पैसा जबरन लोगों से मांगने लगा। समझ गए? नहीं समझ गए? भाई ये तो दिक्कत ही है। जब महंगाई बढ़ेगी, खाद्यान्न संकट होगा, तो क्राइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग खाने पीने के लिए फिर अब कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। समझ गए? क्लियर? और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण होने के कारण कमजोर संसद, और यही वो टाइम था, आपको पता है सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होगा? रूस अपना संविधान बनाएगा। 5 बार संविधान बनाया रूस ने अपना। समझ गए? और जितने भी पूर्वी देश, यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ के विघटन के बाद आगे वो बनेंगे, उन देशों में जल्दबाजी में संविधान तैयार हुए। और जल्दबाजी में जब संविधान तैयार हुआ तो संसद जो है, बात समझ गए? क्लियर? उसमें कहीं शक्ति कमजोर कर दी तो कहीं ज्यादा ताकतवर कर दी, कहीं राष्ट्रपति ने सारी शक्ति अपने पास ले ली। ऐसा कई देशों में हुआ जहां राष्ट्रपति ने संविधान में अपने आप को क्या कर दिया? अध्यक्ष बना दिया। नहीं समझे? एक अध्यक्षीय व्यवस्था लागू कर दी, अपने आप को प्रमुख कर दिया। ठीक। और यही हुआ जिसमें अधिक शक्तियां, बात समझ गए? संसद में राष्ट्रपति को क्या मिल गई? अधिक शक्तियां। ये सत्तावादी मतलब तानाशाही की तरफ वहां पर शासन का उदय हो गया। समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये सब हुआ शॉक थेरेपी अपनाने के बाद। आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर मेरे को लगता है समझ आया होगा कि शॉक थेरेपी क्या थी, रूस ने इसको कैसे अपनाया, और अपनाने के बाद जो रूस था उसकी अर्थव्यवस्था को उसका अच्छा या बुरा दोनों में से आप अब खुद बता पाओगे कि रिजल्ट क्या मिला। इसीलिए इसको बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्यों? क्योंकि जिसने आघात पहुंचाया था वही उपचार कर रहा है। कौन? अमेरिका। किसके द्वारा निर्देशित थी? IMF और WB के द्वारा। ठीक है? तो वहां से जो भी क्वेश्चन बनाएगा, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर दोगे। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर, हम किसके अंदर? चैप्टर हम 2 के अंदर मिलेंगे, जहां पर हमें यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना को पढ़ना है। ठीक है? उनकी जो वीडियो है वो 1 शॉट वीडियो आएगी। एक ही वीडियो में पूरा यूरोपीय संघ खत्म, दूसरी वीडियो में पूरा आसियान खत्म, और तीसरी वीडियो के अंदर पूरा चाइना खत्म। अब मैं ज्यादा टॉप स्टेप वैसी वीडियो लेकर नहीं आऊंगा, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। अब एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म, चाहे वीडियो आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जब की भी हो, मैं एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात, है ना? ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।